गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में पार्ट नंबर 5 में आज हम पढ़ेंगे रक्त के कार्य और उसके साथ में पढ़ेंगे हम रक्त के प्रकार। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले रक्त के क्या कार्य हैं? फंक्शंस ऑफ ब्लड। रक्त हमारे शरीर में क्या काम करता है? सबसे पहला काम देखिए, रक्त शरीर के विभिन्न भागों से अपशिष्ट को इकट्ठा करके गुर्दे इत्यादि निष्कासन अंगों तक पहुंचाता है। हमारे शरीर में जो ब्लड है वो सभी भागों में बनने वाले अपशिष्ट को इकट्ठा करके उन अंगों तक पहुंचाता है जो अंग उस अपशिष्ट को हमारे शरीर से बहिक्षेपित कर देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण काम इस रक्त के द्वारा संपादित किया जाता है। गुर्दे से तात्पर्य यहाँ पर किडनी से है। आगे देखिए, पचे हुए भोजन को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना। पचे हुए भोजन का मतलब क्या है? हम जो भोजन खाते हैं उस भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, वसा। तो इन सभी पोषक तत्वों को पाचन के दौरान अवशोषित किया जाता है और ये काम भी हमारे रक्त के द्वारा ही होता है। और कौन से भाग में होता है? तो छोटी आंत का जो अगर क्षुद्रांत वाला भाग होता है वहां पर इसका ये काम संपन्न होता है। तो वहां से इन सभी पोषक तत्वों को ये रक्त कहाँ पहुंचाता है? सभी कोशिकाओं तक। कोशिकाओं तक क्यों पहुंचाता है? क्योंकि कोशिका ही हमारे शरीर के वे सबसे छोटी इकाई है जो हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को संपन्न करने का काम करती है। हमारे शरीर का अस्तित्व कोशिकाओं के कारण है। तो जो भी काम हमारे शरीर में होगा वो कोशिकाओं के द्वारा ही होगा और हमारे शरीर की जो रचना है वो भी इसी के द्वारा हुई है। इसलिए हम कोशिका को हमारे शरीर की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई के रूप में जानते हैं। इसकी परिभाषा भी यही है। आगे देखिए, तीसरे नंबर का जो कार्य है वह है शरीर में O2 और CO2 का परिवहन करना। O2 क्या है? तो O2 ऑक्सीजन है जो हमारे शरीर के लिए प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। इसको हम श्वास के द्वारा बाहर से लेते हैं और फेफड़ों में जाकर के ये रक्त के साथ मिल जाती है और रक्त के साथ में घुलने का जो काम करता है वो करता है हीमोग्लोबिन। कौन करता है? हीमोग्लोबिन, जिसको हम श्वसन वर्णक के नाम से भी जानते हैं। ये श्वसन वर्णक हमारे फेफड़ों की रक्त शिराओं में रक्त के साथ घूमता रहता है और वहीं से इस ऑक्सीजन को अपने साथ खोल करके शरीर की सभी कोशिकाओं तक उसको पहुंचाने का काम करता है और वहां पहुंचा करके ऑक्सीजन देता है और वो कोशिकाओं में बनने वाली CO2 को वापस ग्रहण करके फेफड़ों में ला करके छोड़ने का काम रक्त के द्वारा किया जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं O2 और CO2 का परिवहन कौन करता है? रक्त करता है। आगे देखिए, शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। तापमान से तात्पर्य है हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो लगभग डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करें तो वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अब चाहे हम धूप में काम करें या छांव में काम करें, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमेशा हमारे शरीर का तापमान हम लगभग एवरेज में इतना ही बना रहता है। वो बढ़ता क्यों नहीं है, घटता क्यों नहीं है? तो उसके पीछे कारण कौन है? रक्त है। हमारी इस बॉडी के अंदर रक्त प्रवाहित होता रहता है एक लिक्विड के रूप में। तो ये लिक्विड ना तो इसके तापमान को घटने देता है और ना तापमान को बढ़ने देता है। तो इस कारण से यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। आगे देखिए, हार्मोनों का परिवहन। हार्मोन क्या है? तो हमारे शरीर में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, वे ग्रंथियां जो अपने स्राव को सीधे कहाँ छोड़ती है? रक्त में छोड़ती है। तो उस हार्मोन को लक्ष्य स्थान तक पहुंचाने का काम कौन करता है? रक्त करता है। जैसे मैं अगर पुरुषों की बात करूं तो पुरुषों के अंदर किशोर अवस्था में एक टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन के द्वारा पुरुषों के जो लक्षण होते हैं गौण लैंगिक लक्षण, जिसके द्वारा उसमें पुरुषों के लक्षण जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, तो ये दाढ़ी मूंछ का आना एक हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। और जिस स्थान पर उस दाढ़ी मूंछ को आना है वहां तक वो हार्मोन उस ग्रंथि से कैसे पहुंचेगा? तो उसको ले जाने का काम
कौन करता है? रक्त करता है। इसी प्रकार से महिलाओं के अंदर भी कई प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, तो उन सभी हार्मोनों को लक्ष्य स्थान तक पहुंचाने का काम रक्त करता है। ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। अंतःस्रावी से निकलने वाले को अपन हार्मोन कहते हैं और बहिःस्रावी के रूप में वहां पर क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। आगे देखिए, रक्त प्रतिरक्षियों के द्वारा रोगों से रक्षा करता है। कक्षा 6, 7, 8, 9 में आपने पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में जो रक्त है उस रक्त में WBC का आप नाम सुना होगा। WBC व्हाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। इन WBC को हमारे शरीर की सैनिक कणिकाएं भी कहा जाता है। सैनिक क्या करते हैं? सैनिक रक्षा करते हैं। बॉर्डर के ऊपर सैनिक जो होते हैं वो रक्षा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे रक्त में जो WBC होती है, जिसको हम व्हाइट ब्लड कार्पल्स कहते हैं, वो हमारे शरीर को रोगों से बचाती है। किसके द्वारा? प्रतिरक्षी के द्वारा, एंटीबॉडीज के द्वारा। ये एंटीबॉडीज क्या करती है? तो जैसे कोई रोगाणु हमारे शरीर में बाहर से प्रवेश करता है तो उस रोगाणु को ये एंटीबॉडीज नष्ट करने का काम करती है। जैसे बाहर से कोई दुश्मन हमारे देश में प्रवेश करने का काम करे तो जो बॉर्डर के ऊपर हमारे सैनिक होते हैं वो उनसे युद्ध करते हैं और जीतने पर हमारा देश उससे बच जाता है। ठीक वैसे ही हमारा शरीर है, इस शरीर में रोजाना कई प्रकार के जीवाणु, विषाणु, वायरस आदि प्रवेश करते हैं, तो उन विषाणु जीवाणु को ये प्रतिरक्षी नष्ट करके हमें रोगों से मुक्त रखते हैं, रोगों से बचाने का काम करते हैं। और ये प्रतिरक्षी मजबूत कब हो गए? जब हमारा इम्यून पावर मजबूत होगा, हमारी जो प्रतिरक्षी क्षमता है वो मजबूत होगी। और वो मजबूत कब होगी? जब हमारा खान पान, हमारा आहार अच्छा होगा, उत्तम होगा। आगे देखिए, टूटी फूटी रक्त कोशिकाओं को रक्त प्लीहा और यकृत में पहुंचाता है। हमारे जो शरीर में रक्त कणिकाएं होती है, उन रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। सबका अपना अपना जीवन काल होता है। ठीक वैसे कणिकाएं कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक होती है RBC, एक होती है WBC और एक होती है प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स, ये WBC और ये RBC, इसका जीवन काल लगभग कितना होता है? तो ये लगभग 100 से 120 दिन का होता है। 100 से 120 दिन इसका जीवन काल लगभग 5 से 10 दिन का होता है और इसका जीवन काल लगभग 10 दिन का होता है। तो इस समय के बाद ये कणिकाएं नष्ट होती रहती है और नई कणिकाएं बनती रहती है। तो नष्ट होने के बाद में उसका जो अपशिष्ट बनेगा वो कहाँ जाएगा? तो उस अपशिष्ट को या उन टूटी फूटी कणिकाओं को ये रक्त कहाँ ले जाता है? भाई प्लीहा में ले जाता है। प्लीहा जिसको अपन स्प्लीन बोलते हैं, ये हमारे आमाशय के पीछे होता है। और एक होता है यकृत। प्लीहा को हमारे शरीर का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। कब्रिस्तान ऐसा स्थान जहां पर मुर्दाओं को गाड़ा जाता है। तो ठीक वैसे ही हमारे शरीर में जो कणिकाएं जब नष्ट हो जाती है, मर जाती है, तो इनको गाड़ने के लिए, इनको नष्ट करने के लिए जो स्थान है वो कौन है? प्लीहा। तो इसको क्या बोलते हैं? RBC का कब्रिस्तान बोलते हैं। अब प्रश्न बन रहा है कि RBC का क्यों बोलते, WBC क्यों नहीं बोलते? तो हमारे रक्त में इन तीनों के अंदर जो 99% होती है वो कौन होती है? RBC होती है। 99%, बाकी बचती है 1%, उसमें दोनों आ जाते हैं, इसलिए इसको RBC कब्रिस्तान बोलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो अपशिष्ट बनता है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ये दो अपशिष्ट हैं जो इन कणिकाओं के नष्ट होने से प्लीहा बनते हैं। तो वो प्लीहा इस अपशिष्ट को किसको दे देता है? यकृत को, लीवर को दे देता है। और लीवर उसको वहां से हमारे आहार नाल के अंदर छोड़ देता है, जिसके द्वारा उस अपशिष्ट को मल के साथ बाहर छोड़ दिया जाता है। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन के द्वारा ही हमारे अपशिष्ट का रंग पीला होता है। तो इस प्रकार से ये रक्त इतने सारे कार्य हमारे शरीर में संपन्न करता है। आगे देखिए, रक्त के प्रकार। रक्त के कितने प्रकार है, या कितने प्रकार में हम बांटते हैं और क्यों बांटते हैं? तो इसके पीछे 2 कारण है। एक तो यह है कि रक्त में है वो ब्लड ग्रुप एंटीजन पाया जाता है ABO, जिसको अपन ABO समूह कहते हैं, ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। दूसरा है RH एंटीजन, तो यह भी एक प्रकार का प्रतिजन है जिसके आधार पर इसको 2 भागों में बांटते हैं।
सबसे पहले बढ़ते हैं ब्लड ग्रुप एंटीजन क्या है। तो देखिए एक साइंटिस्ट था कार्ल लैंडस्टीनर। कौन था? कार्ल लैंडस्टीनर। उसने क्या किया कि जो रक्त कणिकाएं होती है आरबीसी, ये मान लो आरबीसी, रक्त कणिका जो आरबीसी है, उस आरबीसी के ऊपर उसने क्या देखा? प्रतिजन देखा। एक एंटीजन उसने खोजा। अब ये एंटीजन दो प्रकार के थे, एक तो था ए और एक था बी। ये नाम उसने खुद ने दिए हैं। तो जिस व्यक्ति की आरबीसी के बाहर उसने प्रतिजन ए देखा, कौन सा देखा भाई? ए प्रतिजन। जिस व्यक्ति की आरबीसी के बाहर उसको ए प्रतिजन दिखाई दिया, उसने उस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को ए कहा। क्या कहा? ब्लड ग्रुप ए। तो देखो यही लिखा हुआ ग्रुप कौन सा हो गया? ए। इस व्यक्ति के आरबीसी प्रतिजन कौन सा है? ए। यही लिखा है। अब है कि इसमें एंटीबॉडी कौन सा बनेगा? तो एंटीबॉडी हमेशा प्रतिरक्षी के विपरीत बनता है। विपरीत का मतलब अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर बी बनेगा, तो इसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा? बी होगा। और एंटीबॉडी को लिखने के लिए हम स्मॉल लेटर का प्रयोग करेंगे। इसके लिए अपन कैपिटल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग है, इसलिए अलग अलग को दिखाई दे तो प्रतिजन को हमेशा अपन कैपिटल में लिखेंगे और इसको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे। और प्रतिरक्षी हमेशा प्रतिजन का क्या होगा? विपरीत होगा, उल्टा होगा। दूसरा देखिए, अगर उस व्यक्ति की आरबीसी के बाहर प्रतिजन ए नहीं है, बी है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा उसका? बी होगा। और एंटीजन कौन सा होगा? बी। प्रतिरक्षी ए का विपरीत क्या होगा? ए होगा। तो ऐसा एंटीबॉडी बनेगा। अगला देखिए, अगर उस व्यक्ति की आरबीसी के बाहर ए भी है और बी भी है, दोनों ही उपस्थित है, ए बी और बी भी है, तो उस व्यक्ति की ब्लड ग्रुप को क्या बोलेंगे? ए बी, क्योंकि दोनों ही उपस्थित है। ये देखिए ए और बी, प्रतिजन दोनों ही हैं। अब एंटीबॉडी बनते विपरीत, तो ए का विपरीत तो बनता है बी और बी का बनता है ए, लेकिन यहाँ तो दोनों ही मौजूद हैं, इसलिए इसमें दोनों ही प्रतिरक्षी नहीं बनते हैं। ना तो ए बनेगा और ना ही बी बनेगा। अगला देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आरबीसी के बाहर ना तो ए हो और ना बी हो, कोई भी नहीं हो, यानी प्रतिजन है ही नहीं इसके बाहर, तो फिर इस व्यक्ति को अपन किस ग्रुप में रखेंगे? तो उसको अपन ओ ग्रुप में रखते हैं। ओ बोल सकते हैं या जीरो बोल सकते हैं, या जिस व्यक्ति के आरबीसी में कोई एंटीजन नहीं हो उसको अपन ओ कहते हैं। देखिए कोई भी नहीं है, नील लिखा हुआ है, डैश का मतलब यहाँ पर कोई प्रतिजन इसमें नहीं है। अब इसमें एंटीबॉडी कौन सा बनेगा? तो दोनों ही बनेंगे, ए भी बनेगा और बी भी बनेगा। तो ये यहाँ पर बात ध्यान रखने की है कि एक तो ब्लड ग्रुप ए बी है और एक ब्लड ग्रुप ओ है, ये दोनों मुक्त है परीक्षा की दृष्टि से। कैसे? देखिए, ये जो ए बी है इसको सर्वग्राही कहते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। ये सबसे ग्रहण कर सकता है। सर्व यानी सबसे, और ग्राही का मतलब लेने वाला। ए बी जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है वो व्यक्ति सभी से रुधिर ले सकता है। अब प्रश्न बनता है क्यों ले सकता है? तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि उसी रक्त में क्या नहीं है भाई? एंटीबॉडी नहीं है। झगड़ा या जो शरीर में प्रतिक्रिया होती है वो होती है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में। हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी है, बाहर से कोई एंटीजन आ रहा है, अगर वो दोनों समान मिल जाते हैं तो क्या होगी? रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने पर हमारे खून का थक्का बन सकता है, मृत्यु हो सकती है। अब इस व्यक्ति वाले ऐसे ग्रुप वाले व्यक्ति को कोई अगर रुधिर दे रहा है, जैसे मान लो इस ए वाले ने इसको रुधिर दिया, अब इस ए वाले में क्या है? ए प्रतिजन है। अब इसकी क्रिया किससे होगी? प्रतिरक्षी से। तो यहाँ तो प्रतिरक्षी है ही नहीं, तो ये इसको दे सकता है, क्योंकि इससे लड़ने वाला कोई है ही नहीं। लड़ता कौन है? प्रतिरक्षी। तो इससे लड़ने वाला नहीं है, क्या बी दे सकता है? क्या ये भी दे सकता है? क्योंकि यहाँ पर प्रतिरक्षी तो है ही नहीं, लड़ेगा कौन उससे? जैसे मान लो किसी खेत के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और उस खेत का मालिक वहां पर है ही नहीं, तो वहां से झगड़ा कौन करेगा? कोई करने वाला है ही नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से ये ए दे सकता है, बी भी दे सकता है, और बात करें अपन ओ की, तो ओ भी इसको दे सकता है। क्यों? ओ के अंदर क्या नहीं है? एंटीजन नहीं है, तो ये भी इसको दे सकता है। इसलिए क्या कहलाएगा? सर्वग्राही।
अर्थात सबसे ग्रहण करने वाला। दूसरा देखिए, सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर, सबको देने वाला। ये सबको क्यों दे सकता है? इस O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में क्या नहीं है? प्रतिजन नहीं है, एंटीबॉडी तो इसमें है। सपोज करो इस O वाले को ये A वाला दे देता है, ये A वाला इसको दे देता है, इसको O वाले को। देखो रिएक्शन होगा, A मिल गया ना, तो जहां पर प्रतिजन और प्रतिरक्षी समान मिल गए वहां पर झगड़ा होगा। झगड़ा का मतलब उसका जो रक्त है वो थक्का बनकर के जम जाएगा और उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो ये ले तो नहीं सकता, लेकिन ये दे सकता है। जैसे ये O वाला इस AB वाले को देता है, तो यहां प्रतिरक्षी नहीं है, इसके पास में एंटीजन नहीं है, तो कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। अगर ये O वाला इसको देता है, तो ये क्या है? प्रतिरक्षी क्रिया कब होगी? जब प्रतिरक्षी और क्या मिलेगा? प्रतिजन। तो प्रतिजन तो इसमें है ही नहीं, तो इस कारण से ये सबको क्या कर सकता है? दे सकता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। आगे देखिए, इस ब्लड ग्रुप में अगर बात करें, सबसे अधिक कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है? तो जो B ब्लड ग्रुप है वो सर्वाधिक मात्रा में, परसेंटेज में अगर देखें तो लगभग 35% ये पाया जाता है 200 में से। बाकी कुछ 30 है, कुछ 25 के आसपास है, कुछ 28 के आसपास है। सर्वाधिक कौन सा ब्लड ग्रुप है? B। मेरा ब्लड ग्रुप B है, आपका भी अपना ब्लड ग्रुप चेक करना। अपने माता पिता ने जांच करवाया होगा तो उस रिपोर्ट में आप उसको देखना। इसके बाद में आता है RH कारक। कार्ल लैंड विनर के बाद में एक साइंटिस्ट और आया, जिसको अपन विनर के नाम से जानते हैं। कौन था? विनर। इस विनर ने उस साइंटिस्ट के साथ में, कार्ल लैंड विनर के साथ मिलकर के इस RBC के बाहर A और B के अलावा एक प्रतिजन और खोजा, जिसका नाम उसने क्या दिया? RH कारक। सबसे पहले इस RH कारक की खोज एक मकाका रिसस नाम का एक बंदर था, उस बंदर की RBC के बाहर इसको खोजा गया था। कौन सा बंदर था? मकाका रिसस जाति के नाम का एक बंदर था, उसकी RBC के बाहर इसको खोजा गया। उसके बाद फिर मनुष्य को खोजा गया। अब जिस व्यक्ति की RBC के बाहर ये RH कारक अगर उपस्थित है, कौन सा कारक? RH कारक, अर्थात एंटीजन। जैसे AB था वैसे ही RH कारक भी है। तो जिसके बाहर ये RH कारक है उसको तो क्या बोल देंगे? पॉजिटिव। देखो ऐसे लिखा है मैंने, पॉजिटिव कौन है? जिसमें RH एंटीजन क्या हो? उपस्थित हो। और जिस व्यक्ति में ये RH कारक नहीं हो उसको हम क्या बोलेंगे भाई? नेगेटिव, यानी है ही इसमें। तो देखो RH नेगेटिव यानी RH एंटीजन उसमें क्या है? अनुपस्थित है। और इन दोनों की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो व्यक्ति हमारे विश्व में, देश में होते हैं वो किसके होते हैं? RH पॉजिटिव के। ये कितने होते हैं? तो RH पॉजिटिव लगभग है वो 80 से 85% जो लोग हैं वो RH पॉजिटिव होते हैं, और मात्र लगभग 15% जो लोग हैं वो कैसे होते हैं? RH नेगेटिव होते हैं। और देखिए यहाँ पर ये जो RH नेगेटिव वाला व्यक्ति है ये पॉजिटिव वाले को रुधिर दे सकता है। ये जो RH नेगेटिव वाला ये इस पॉजिटिव को रुधिर दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें RH कारक नहीं है, इसमें प्रतिजन नहीं है, तो इसकी एंटीबॉडी से इसकी क्रिया नहीं होगी। लेकिन पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव को रुधिर नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव के अंदर क्या है भाई? RH कारक है, यानी एंटीजन है, और वो एंटीजन अगर इसके शरीर में आएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगी? एंटीबॉडी बन जाएगी। वो एंटीबॉडी इस व्यक्ति के रुधिर को जमा देगी, जिसके कारण उस व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। तो इस प्रकार से RH कारक को हम जांच करवाते हैं जब कोई व्यक्ति रुधिर का दान करता है या रुधिर किसी एक से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है, तो उस समय इसको जांच किया जाता है। और इस कारक के आधार पर हम इसको 4 और भागों में बांट सकते हैं। 4 तो ये है, 4 और बन जाएंगे। कैसे? देखो, अगर RH कारक है तो क्या बनेगा? A पॉजिटिव, और RH कारक नहीं है तो A नेगेटिव। इसी प्रकार से इसमें क्या होगा? B पॉजिटिव, और इधर क्या बनेगा? B नेगेटिव, फिर AB पॉजिटिव और
AB नेगेटिव और ये O पॉजिटिव और क्या बन जाएगा वो नेगेटिव। तो इस प्रकार से अपन के 4 भाग और बना देंगे तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8। तो आशा करता हूं ये रक्त के कार्य और रक्त के प्रकार एंटीजन के आधार पर आपको समझ में आ गए होंगे। और रक्त की जो सामान्य जानकारी थी इसका वीडियो मैंने पहले बना दिया था, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। और इसमें किसी प्रकार कोई आपको समस्या हो तो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।